फाइनली प्रोजेक्ट की आज हमारी थर्ड वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनल प्रेजेंटेशन, जो कि आपने अपने डिफेंस के अंदर जाके फाइनल प्रेजेंटेशन देनी है। और सेकंड नंबर पे जो चीज़ आएगी वो आपकी फाइनल डॉक्यूमेंटेशन। तो प्रोजेक्ट के अंदर हमने पहले दो पार्ट्स के अंदर जो वो फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको आइडिया का बताया था कि आपने आइडिया किस तरह चूज़ करना है, और सेकंड वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट है उसके डेवलपमेंट स्टेप्स क्या होंगे। तो अगर आपने वो दोनों वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दोनों वीडियोज़ का लिंक लगा दूंगा, तो आप उन दोनों वीडियोज़ को भी लाजमी देख लीजिएगा। तो चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ, जो है फाइनल डिफेंस किस तरह देना है, डॉक्यूमेंटेशन को किस तरह क्रिएट करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंटेशन से स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कुछ चैप्टर्स आएंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन होगा, आपका बैकग्राउंड स्टडी हो जाएगी, उसके बाद आपका कुछ डिज़ाइन से रिलेटेड पार्ट आएगा, और डॉक्यूमेंटेशन का जो फॉर्मेट है वो आपको आपकी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। तो उस सारे के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं। इसके अंदर बैकएंड आ जाएगा, आपके टेस्ट केसेस आ जाएंगे, और फर्दर इस तरह से इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आएंगी। तो जो फर्स्ट वीडियो के अंदर सेकंड वाले पार्ट के अंदर जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी, जो कि आपका यूआई वाला पार्ट था और आपका जो डिज़ाइन वाला पार्ट था, तो आई होप कि आपने वो सारी चीज़ें अपने पास संभाल के रखी होंगी, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होंगी। तो उस सारी की सारी चीज़ों को यूज़ करने का तरीका क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चैप्टर्स बने होते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, तो इंट्रोडक्शन के चैप्टर में आपने सारी की सारी डिटेल्स इंट्रोडक्शन से रिलेटेड लिखनी है। और उसके बाद जो है बैकग्राउंड स्टडी का चैप्टर आया था, बैकग्राउंड स्टडी के अंदर आपने वो सारी की सारी डिटेल्स देनी है जो कि ऑलरेडी इस तरह की एप्लीकेशंस या प्रोजेक्ट बने हुए हैं, और आप उनसे रिलेटेड क्या काम कर रहे हैं और आप इसके अंदर क्या नया चेंज लेके आ रहे हैं। उसके बाद एक चैप्टर रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आ जाता है, जिसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपने एक्सप्लेन करना होता है। और फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वो दोबारा यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो डिज़ाइन का है। उस पार्ट के अंदर आपने इस तरह करना है कि आपका जो यूआई, जो वायर फ्रेमिंग और जो आपने यूआई यूएक्स डिज़ाइन क्रिएट किया था, वो सारे के सारी फाइल्स के स्क्रीनशॉट और वो सारा डाटा जो है वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपने लगा लेना है। उसके बाद जो वो बैकएंड लॉजिक्स, जिसके अंदर बैकएंड लॉजिक प्लस टेस्ट केसेस जो है वो आपके आ जाएंगे। उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट के स्क्रीनशॉट भी उसके अंदर लगा सकते हैं, और ऐसी डिटेल्स जो आप समझते हैं कि प्रोजेक्ट की इसके अंदर डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। जैसे टेक्निकल पार्ट है, प्रोजेक्ट किस लैंग्वेज में डेवलप किया आपने, इसके क्या क्या इसके अंदर आपने टूल्स यूज़ किए हैं, डेटाबेस कौन सी यूज़ की है, लैंग्वेजेस के बारे में आप बता सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी टेक्निकल पार्ट के अंदर आ जाएंगी। तो ये सारे का सारा पार्ट आपका यहाँ तक। टेस्ट केसेस जो होंगे वो आपने उनके भी स्क्रीनशॉट अटैच करने हैं, जो टेस्ट केसेस आपने परफॉर्म किए हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट, आफ्टर डेवलपमेंट, जो मैंने यूनिट टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग की बात की थी उनसे रिलेटेड। तो आपने थ्रू आउट द प्रोजेक्ट सारी की सारी चीज़ें संभाल के रखनी है साथ साथ, ताकि आपको किसी भी स्टेज पे दोबारा से कोई चीज़ परफॉर्म ना करनी पड़े। डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट होगा वो किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर होगा, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी। तो आपने भी उसी स्टैंडर्ड के ऊपर ही चलना है, और कोशिश ये करनी है कि जो रेफरेंसिंग है, जो टेबल ऑफ कंटेंट है और जो टेबल ऑफ टेबल्स हैं उनको भी प्रॉपरली डिफाइन करना है। आपने नंबरिंग का प्रॉपर ध्यान रखना है, टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करना है। बच्चे खुद से वो क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, तो वो गलत है। तो आपने जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो MS वर्ड के अंदर ऑप्शन होता है, उधर से आपने जाके टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करना है। रेफरेंसिंग भी इसी तरह ही आपने जनरेट करनी है, प्रॉपर रेफरेंसिंग करनी है। अब वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो कौन से स्टाइल के अंदर आपको कहती है, हार्वर्ड रेफरेंसिंग कहती है, IEEE रेफरेंसिंग कहती है। वो आपने यूनिवर्सिटी से कंसल्ट कर लेना, अपने सुपरवाइजर को भी एक दफ़ा दिखा लेना, ताकि आपको रेफरेंसिंग के अंदर कोई मसला ना बने। अब नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन के अंदर आपने इस तरह करना है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जो कि आप समझते हैं कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, और वो कोई पैराग्राफ्स अपने स्लाइड्स के ऊपर या कोई इस तरह का बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाना। जस्ट रेफरेंस के लिए आपने कुछ स्लाइड्स अपने साथ क्रिएट कर लेनी है, जो कि आप यूज़ करेंगे एज अ रेफरेंस मटेरियल, क्योंकि वहाँ पे जाके बंदा कंफ्यूज हो जाता है जब पैनल या जो आपका डिफेंस ले रहे होते हैं उनके सामने। तो इसका जो बेहतर सोल्यूशन है वो आप अपने साथ कुछ की नोट्स रख लें, कुछ आप अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर ले आएँ। और प्रेजेंटेशन के अंदर 2-3 चीज़ें आती हैं। बच्चे गलती ये करते हैं कि वो सिर्फ एक प्रेजेंटेशन वो लेके जाते हैं जो कि PPT की फॉर्म में होती है, तो ये गलत है। आपका जो प्रोजेक्ट होता है ना, उसके अंदर आपको 2-3 फॉर्मेट के अंदर प्रोजेक्ट को भी एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आपका प्रोजेक्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेनेबल है,
तो आई थिंक एक वीडियो भी साथ उसके ज़रूर होनी चाहिए। उस वीडियो के अंदर आप अपने जो प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं वो भी इजीली घर बैठ के पहले से ही प्री उसको रेडी करें, उसको अच्छे से एडिट करें। उसके अंदर अगर कोई किसी किस्म का इशू आता है तो वो भी उसको उसी टाइम पे फिक्स कर लें। तो वीडियो को करने का फ़ायदा आपको दो होंगे। नंबर वन, आपकी प्रोजेक्ट की एक्सप्लेनेशन अच्छी हो जाएगी, और नंबर टू, अगर आपके सिस्टम में कोई इशू है तो आप चूँकि वीडियो के अंदर पूरे सिस्टम का एक फ्लो रन कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर कोई इशू या कोई मसला है तो आप बिफोर द प्रेजेंटेशन आप अपने पास ही फिक्स कर सकते हैं। और आफ्टर जब आप प्रेजेंटेशन के अंदर वीडियो प्ले करेंगे तो उससे उनको भी ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि बच्चों ने कुछ जो भी परफॉर्म किया है काम, या जो भी काम उन्होंने किया है उस सारे का उनके पास प्रूफ है कि वो जो फंक्शनल है, मतलब वो वर्किंग कर रहा है। तो अगर बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि बच्चे जो हैं वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जब अपने डिफेंस रूम में एंटर होते हैं तो उधर डिफेंस रूम के अंदर उनको वो प्रोजेक्टर के ऊपर जब वो प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो बाज़ औक़ात इंटरनेट ना होने की वजह से कुछ कोड वर्क नहीं करता प्रॉपर, क्योंकि बच्चे जब यूज़ करते हैं तो उस टाइम वो ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ वगैरह उसके अंदर यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ जो हैं वो इंटरनेट के साथ डेफिनेटली वर्क करती हैं। तो उस टाइम पे वो जब लाइब्रेरीज़ वर्क नहीं करती तो वो फिर प्रोजेक्ट नहीं प्रॉपरली वर्किंग करता। जब प्रोजेक्ट वर्क नहीं करेगा तो वो फिर एरर्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे पजल्स हो जाते हैं और उनको पता नहीं लगता कि यहाँ पे अब करना क्या है। तो इसका जो बेहतर सोल्यूशन है, आप एक वीडियो भी साथ अपने प्रोजेक्ट की बना के लेके जाए ताकि आप उनको ये दिखा सकें कि भाई हमारा प्रोजेक्ट प्रॉपरली फंक्शनल था। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो 3 तरह के क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। व्हाट मीन्स कि आपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या काम किया है, ऑलरेडी क्या काम हुआ था और उसके अंदर आपने क्या चीज़ एडिशन की है। नंबर 2 पे आ जाती है वाई। वाई के अंदर है कि आपने ये काम क्यों किया है, इसकी क्या ज़रूरत थी, आपने कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, कौन से ऐसा इशू था जिसको आपने सॉर्ट आउट किया है। और नंबर 3 पे आ जाएगा हाउ। हाउ के अंदर ये चीज़ आएगी कि आपने इस प्रोजेक्ट की जो प्रॉब्लम थी उसको किस तरह सॉल्व किया है, आप जो चीज़ बता रहे थे क्या वो एक्चुअली में सॉल्व हुई भी है या नहीं हुई। तो ये तीनों चीज़ों के क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे, और इन क्वेश्चन के अंदर आपने पहले से ही प्रिपेयर होकर जाना है कि आप ये प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं, कैसे किया है, और इस प्रोजेक्ट को जो करने का तरीकाकार है वो भी आपने सारा एक्सप्लेन करना है। तो आपके पास कुछ इस तरह के बुलेट पॉइंट्स जो है वो शॉर्ट फॉर्म के अंदर होने चाहिए कि आप इन तीनों स्टेप्स का आंसर कर सकें इजीली। उसके बाद एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जो स्टूडेंट्स स्किप कर जाते हैं वो है बिजनेस मॉडल। कोई भी प्रोजेक्ट जब भी डेवलप किया जाता है तो उसके अंदर बिजनेस मॉडल को ज़रूर देखा जाता है। अब आईटी के अंदर हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये करते हैं कि आईटी के अंदर वो ये समझते हैं कि उन्होंने जस्ट टेक्निकल पार्ट को हैंडल करना है। ऐसा नहीं होता। आप जब प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं या आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका मेन मकसद यही होता है कि इसके अंदर कुछ ऐसा बिजनेस मॉडल, कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए जिधर से आप कुछ अर्निंग जनरेट कर सकें। अर्निंग मीन्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ कि आप अपने फाइनली प्रोजेक्ट से कुछ जनरेट करें। ओवरऑल एक बिजनेस मॉडल उसके अंदर होना चाहिए कि आपने जो काम किया है वो आपको उसमें क्या बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि आप प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहे हैं, डेफिनेटली आपने प्रॉब्लम एक सॉल्व कर दी है, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर आपकी जो एफर्ट्स लग रही हैं, आपकी जो टीम वर्क लग रहा है, आपका जो उसके अंदर इनकम जो उस अमाउंट उसके ऊपर इन्वेस्ट हो रही है, तो उससे आप क्या आउटपुट ले रहे हैं, मीन्स आप इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू, इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो उसके अंदर बिजनेस मॉडल होना ज़रूरी है। बिजनेस मॉडल अगर नहीं होगा आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से वर्किंग करेगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब प्रोजेक्ट के अंदर हम बिज़नेस मॉडल किस तरह लेके आए या उसका क्या तरीकाकार है। तो उसका जो बेस्ट वे होता है वो जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो उसी टाइम पे आपने सोचना होता है कि आपने इसके अंदर कैसे बिज़नेस को इंट्रोड्यूस करना है। चंद एक बिज़नेस मॉडल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर 1, आप कुछ सब्सक्रिप्शन बेस रख सकते हैं। कोई भी अगर प्रोजेक्ट आप उसके अंदर सब्सक्रिप्शन बेस अपना जो बिज़नेस मॉडल है वो रख सकते हैं कि आप लोगों को बोले कि हमारे से आके ये पैकेजेस लो, ये बाय करो। सेकंड नंबर पे आप उसके अंदर कोई चीज़ बाय करवा सकते हैं, लाइक आपका कोई प्रोडक्ट है या आप किसी तरह उसको लेके जा रहे हो तो आप उसके अंदर कोई चीज़ वो करवा सकते हो। थर्ड नंबर पे अगर कोई सर्विस है तो आप सर्विस के चार्जेस को चार्ज कर सकते हो। आप सर्विस के अंदर अपना कमीशन रख सकते हो। अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है तो आप उसके अंदर अपना एक सर्टेन अमाउंट कमीशन रखो, 10%, 20%, और उसके ऊपर आप उसको लेके चलो। और फोर्थ वन जो है वो आपका जो मोनेटाइजेशन भी आ जाती है। बाज़ औक़ात कुछ प्रोजेक्ट इस तरह के होते हैं कि वो मोनेटाइजेशन से भी अर्निंग कर सकते हैं, जो कि फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर गूगल एड्स के जो एड्स लगते हैं उनके थ्रू मोनेटाइजेशन भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऑन कर सकते हैं। तो ये चंद मैंने वेज़ आपको बताए हैं कि जिसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो बिज़नेस मॉडल है उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये किया जाता है कि अपने प्रोजेक्ट का जो वर्किंग है वो किस तरह की है, तो उसका आंसर जो बच्चे करते हैं वो ये कहते हैं कि हमने मिल के काम किया है।
तो सबसे पहली बात है कि सब मिलके काम करते हैं, उसके अंदर आपने ये एक्सप्लेन करना है कि आपने क्या पार्ट किया है, वो आपको पहले से ही पता होना चाहिए, या आपने जिस पार्ट पे काम किया आपने वही एक्सप्लेन करना है। और जो पार्ट आपके ग्रुप मेंबर ने किया आपने उसको एक्सप्लेन करने देना है, और आपने अपने वाला पार्ट जो है उसको खुद एक्सप्लेन करके साइड पे हो जाना है, और उसके आगे जो फर्दर चीज़ें होंगी वो आपने अपने ग्रुप मेंबर के ऊपर भेज देनी है कि भाई ये इन्होंने किया है तो ये आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो वो आपको इस चीज़ के अंदर फेवर देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आपने ग्रुप मेंबर ने जो काम किया वो आपको पता ही ना हो कि उसने क्या काम किया, और आपको उसकी इवन फंक्शनैलिटी भी ना पता हो कि क्या किया। तो दोनों तीनों जितने भी ग्रुप मेंबर्स हो आपने ये ध्यान रखना है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर आप लोगों ने एक एक स्टेप को आप लोग फॉलो करोगे इकट्ठे, जब उसकी फाइनल प्रेजेंटेशन भी आप रेडी करोगे वो भी इकट्ठे हो। ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि उसका अलग प्रोजेक्ट है, उसका अलग प्रोजेक्ट है और उसका अलग। अगर दो मेंबर तो दोनों, और अगर तीनों को पता होना चाहिए कि क्या काम आपने इस प्रोजेक्ट में किया और आप लोग कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। और बाज़ औक़ात बच्चे वहाँ पे जाके बिल्कुल टोटली ब्लैंक होते हैं और वो ऐसे लगता है कि उन्होंने काम ही नहीं किया, और बाकी एक या दो स्टूडेंट जो होते हैं वो बिल्कुल इस तरह से बोल रहे होते हैं कि जैसे सारा काम इन्होंने ही किया है। तो इस तरह भी नहीं होना चाहिए। लास्ट पे आ जाता है फ्यूचर वर्क। आपने फ्यूचर वर्क के बारे में भी बताना होता है कि फ्यूचर के अंदर आप इस प्रोजेक्ट में क्या काम करोगे। तो फ्यूचर वर्क को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कि आप फ्यूचर के अंदर अगर ये एप्लीकेशन मोबाइल बेस्ड है या वेब बेस्ड है तो आप इसको इस तरह से कह सकते हो कि अगर हम इसका दूसरा वर्जन लॉन्च करेंगे जिसके अंदर फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करेंगे। अगर मोबाइल बेस्ड है तो आप उसको बता सकते हो कि हम इसका एंड्रॉयड वर्जन भी अगर बना हुआ तो iOS वर्जन करेंगे, और अगर iOS वर्जन भी बन गया हुआ तो आप इसकी वेबसाइट्स के ऊपर भी जा सकते हो। अगर उसके बाद ये दोनों चीज़ें बनी हुई हैं तो आप इसके अंदर मज़ीद इन्हेंसमेंट कर सकते हो। तो फ्यूचर वर्क के अंदर यही सारी चीज़ें आती हैं कि आप अपडेट्स फ्यूचर में दोगे जिसके अंदर मज़ीद चीज़ों को इन्हेंस कर रहे होगे। और इसके अलावा फ्यूचर वर्क के अंदर आप इसके अंदर कुछ नया एडिशन फीचर कोई ऐसा लॉन्च कर सकते हो जो कि आप समझते हो कि फ्यूचर की ज़रूरत है और अभी इस टाइम हम उसको डेवलप नहीं कर सकते। तो कोई भी प्रोजेक्ट है वो एकदम से इवॉल्व नहीं होता, उसको टाइम लगता है, टाइम बाय टाइम चीज़ें इवॉल्व हो रही होती हैं। तो इस चीज़ के अंदर आपने बस अपना एक फ्यूचर वर्क के ऊपर वर्किंग ज़रूर करके जानी है कि ये चीज़ें हम लोग फ्यूचर के अंदर करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। इसके अंदर हमने डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड और आपके जो फाइनल डिफेंस है उससे रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस किया है। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट के अंदर लीव कर सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगा। और सेकेंडली अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं किस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करूँ। क्योंकि डेफिनेटली फाइनली प्रोजेक्ट ऐसा स्टेप होता है कि जिसके अंदर बच्चे को नहीं पता होता कि उसने किस स्टेप से स्टार्ट करना है और किधर इसको एंड करना है। तो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। तो अगर आप भी FYP से रिलेटेड या वैसे किसी प्रोजेक्ट के अंदर कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं या कुछ आपको सर्विसेज रिक्वायर्ड है तो डेफिनेटली हम आपको हेल्प आउट करेंगे। नीचे दिए गए स्क्रीन के ऊपर नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें, वी विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।